सेकेंड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेहरू प्रतिवेदन। इससे पहले मैंने साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों को बताया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी उसके बारे में मैंने बताया था आपको। साइमन कमीशन का किस प्रकार से भारत में विरोध हुआ ये अपन ने पढ़ा था। नेहरू प्रतिवेदन या नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण देते हुए भारत मंत्री बंकिंग हेड ने कहा था, भारत के लोगों में विधान बनाने की योजना नहीं है क्योंकि उनके राजनीतिक दल अपने देश के भारी बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, विशेषकर दलित जातियों का। इसके साथ ही उन्होंने सदन में यह घोषणा भी की थी कि यदि भारतीय दल कोई संविधान बनाते हैं तो उस पर उचित विचार किया जाएगा। बंकिंग हेड की इस चुनौती का उत्तर देने के लिए कांग्रेस ने विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संगठनों का सम्मेलन फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में बुलाया। अगली सर्वदलीय कमेटी पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियुक्त हुई। इस कमेटी के और भी सदस्य थे सर तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, सुएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी तथा सरदार मंगल सिंह। जयशंकर ने समिति की सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट या नेहरू प्रतिवेदन कहा जाता है, जिसे डॉक्टर जकरिया ने एक परिपक्व तथा मर्मज्ञपूर्ण रिपोर्ट कहा है। 10 अगस्त 1928 को नेहरू कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। पहला था, भारत को कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका आदि के औपनिवेशिक स्वराज के समान स्थिति प्रदान की जाए। दूसरा था, रिपोर्ट में नागरिकों के मूल अधिकारों की एक लंबी और अर्थपूर्ण सूची दी गई थी। तीसरा, रिपोर्ट में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था और प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था थी। चौथा, केंद्रीय विधानसभा का निम्न सदन तथा प्रांतीय विधानसभाएं पूर्णतः निर्वाचित सदन हो। सांप्रदायिक तथा पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए जाए। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानों के आरक्षण का सिद्धांत लागू किया जाए। यह आरक्षण जनसंख्या के आधार पर तथा निश्चित समय के लिए हो। छठा, वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू किया जाए तथा 21 वर्ष के स्त्री और पुरुष को मत देने का अधिकार हो। नेक्स्ट, सिंध तथा कर्नाटक के पृथक प्रांतों का गठन किया जाए। भाषाई आधार पर भविष्य में अन्य प्रांतों का भी गठन किया जाए। नेक्स्ट, भारत में संघीय सरकार की स्थापना की जाए। इस व्यवस्था में अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार के पास रहे। नेक्स्ट, केंद्र में संसदीय शासन पद्धति लागू हो तथा कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। रिपोर्ट द्वारा भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करके प्रिवी परिषद में लंबित तमाम अपीलें बंद करने की सिफारिश की गई। यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय का काम संविधान की व्याख्या करना और प्रांतों के आपसी झगड़ों का निर्णय करना होगा। नेक्स्ट, भारत की प्रतिरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा समिति बनाने की सिफारिश की गई। इस प्रतिरक्षा समिति में प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रधान सेनापति, वायुसेना और जल सेना के सेनापति, जनरल स्टाफ का अध्यक्ष तथा 2 सैनिक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहेंगे। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय सेनाओं के संबंध में सभी नियम बनाए जाएंगे।
इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट के ये सुझाव थे जिन्होंने नेहरू प्रतिवेदन के अंदर लिखित में लिखे। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया। इन विशेषताओं के बावजूद नेहरू रिपोर्ट के संबंध में विभिन्न भारतीय दलों में कुछ मत भिन्नता उत्पन्न हो गई। इसके सांप्रदायिक अनुबंध से कुछ सिख और हरिजन असंतुष्ट हुए। सिखों की मांग थी कि उन्हें भी अल्पसंख्यक समझकर स्थान आरक्षण मिले। हरिजनों का कहना था कि उनके अधिकारों की उपेक्षा हुई है। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत करते हुए जिन्ना की 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की। कांग्रेस का युवा वर्ग, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे, औपनिवेशिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं हुआ। सरकार ने भी नेहरू रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत अधिक प्रगतिशील थी। नेहरू रिपोर्ट का भारत के संवैधानिक इतिहास में इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि यह स्वतंत्र भारत के संविधान का पूर्ण रूप सिद्ध हुई। संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन पद्धति, भाषाई प्रांत, मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, व्यवस्थापिका में स्थानों का आरक्षण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार के पास रहना, ये वे बुनियादी सिद्धांत थे जिन्हें भारतीय गणतंत्र के संविधान में स्थान दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। 1 दिसंबर 1928 में सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक में जिन्ना ने नेहरू कमेटी के प्रस्तावों पर 3 संशोधन रखे। वे इस प्रकार थे। पहला, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखे जाए। दूसरा, पंजाब एवं बंगाल में जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरा, संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को न देकर प्रांतों को प्रदान की जाए। किंतु जिन्ना के प्रस्तावित संशोधन सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेलन में अस्वीकार कर दिए गए। फलस्वरूप जिन्ना कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्होंने अब पृथकवादी नीति का समर्थन शुरू किया। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी स्वरूप का परित्याग कर मुस्लिम लीग के शफी गुट से समझौता कर लिया। जिन्ना के विचारों में परिवर्तन का मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम लीग उनके प्रगतिशील तथा राष्ट्रवादी विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थी, अतः उनका नेतृत्व खतरे में था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश अनुदारवादी नेताओं ने भी जिन्ना को सांप्रदायिक राजनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। इन परिस्थितियों में 1928 में दिल्ली में आगा खां के सभापतित्व में एक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ, जिसमें जिन्ना ने अपना 14 सूत्री सिद्धांत रखा और तय किया गया कि वे 14 सूत्र ही भविष्य में कांग्रेस व लीग के बीच समझौते का आधार हो सकते थे। ये 14 सूत्री का क्या थे उसके बारे में देखते हैं अपन। फर्स्ट था, भारत का भावी संविधान संघात्मक हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जाए। दूसरा था, सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता प्राप्त हो। तीसरा था, सभी व्यवस्थापिका सभाओं तथा निर्वाचन संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। चौथा, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों का 1/3 प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। नेक्स्ट, सांप्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार होगा। नेक्स्ट, कोई भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन पंजाब, बंगाल एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट, विधानसभा कोई ऐसा कानून या विधेयक पारित नहीं करेगी जिसका किसी भी संप्रदाय का 3/4 बहुमत अपने संप्रदाय के लिए अहितकर मानकर विरोध करे। नेक्स्ट, केंद्र या प्रांत के मंत्रिमंडल में कम से कम 1/3 मुस्लिम मंत्री होंगे। सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया जाए।
अन्य प्रांतों की भांति पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं बलूचिस्तान में भी सुधार किए जाए। मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, विधि आदि की रक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, समस्त प्रशासकीय नौकरियों में योग्यता अनुसार मुसलमानों को पर्याप्त भाग दिया जाए। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संविधान में भारतीय संघ के सभी राज्यों की स्वीकृति के बिना कोई संशोधन नहीं किया जाए। इस प्रकार से ये 14 सूत्री कार्यक्रम जिन्हा ने प्रस्तुत किया, जिसके अंदर उसने अपनी समस्त मांगों को, मुस्लिम हितों को उसने उजागर किया। जिन्हा की 14 सूत्री मांगों से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये 14 सूत्र भारत के भावी विभाजन की पूर्व सूचना थी। मुस्लिम लीग के राष्ट्रवादी दल ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, जिन्हा की 14 शर्तों का इसलिए महत्व है क्योंकि रेमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय में लगभग पूर्ण रूप से इन्हें स्वीकार कर लिया। राष्ट्रवादी मुसलमान पृथक निर्वाचन व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने 1931 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है बच्चों। 1931 के अंदर मुस्लिम का सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं। इसमें भारत के भावी संविधान के बारे में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। यद्यपि मुस्लिम राष्ट्रीय सम्मेलन की मांगे सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की मांगों से बहुत मिलती जुलती थी, फिर भी दोनों में समझौता नहीं हो सका। इस प्रकार से जिन्हा का हुआ 14 सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण स्वराज्य की स्पष्ट व्याख्या की गई। कांग्रेस ने घोषणा की कि औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय बीत चुका है और अब भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्यरात्रि में स्वतंत्रता का घोतक भारत का तिरंगा कांग्रेस के प्रधान जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निश्चय किया और अपनी महासमिति को यह अधिकार दिया कि वह जब चाहे जहाँ चाहे सविनय अवज्ञा और करबंदी का कार्यक्रम आरंभ कर दे। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया और इस अवसर पर पढ़े जाने के लिए स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र अंगीकार किया। कांग्रेस अधिवेशन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। इस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन गोलमेज सम्मेलन। भारत में बढ़ते हुए राजनीतिक आंदोलन के दबाव के कारण तथा उनकी उग्रता को कम करने के लिए लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि भारत के लिए सरकार की नीति का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह घोषणा भी की कि भारत की समस्या पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन इस प्रकार से किए गए। पहला था गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 19 जनवरी 1931 तक चला। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एवं संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए विभिन्न वर्गों एवं हितों से संबंधित 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, परंतु उस समय तक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया तथा राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण इसकी
कार्यवाहियाँ निष्फल हो गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ होने से पहले भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। गांधी इरविन पैक्ट के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया तथा कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अक्टूबर 1931 ईस्वी में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के बहुमत द्वारा सर्वदलीय मंत्रिमंडल बना तथा इरविन के स्थान पर विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल हो गए। इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़ा। गांधी अगस्त 1931 ईस्वी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से इंग्लैंड गए। सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में गांधी ने भारतीय हितों की रक्षा करने की भरपूर कोशिश की, परंतु अंत में वे असफल होकर ही लौटे। सरकार द्वारा जिस ढंग से गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन किया गया, उससे निराश होकर गांधी को कहना पड़ा कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होकर कांग्रेस का दृष्टिकोण उसके समक्ष प्रस्तुत करना है, परंतु आवश्यक वातावरण के अभाव में मेरा वहाँ जाना व्यर्थ होगा। सरकार ने गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय सांप्रदायिक प्रश्न के समझौते का था। सरकार ने कट्टरपंथी मुस्लिम प्रतिनिधियों को अपने साथ मिला लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को अल्पसंख्यक समस्या का समाधान किए बगैर ही समाप्त हो गया। इस प्रकार से गांधी वहाँ निराशी हुए। तीसरा था गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ। इस सम्मेलन में भारत से केवल सांप्रदायिकों एवं राजभक्तों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। भारतीय राज्यों के नरेश भी इस सम्मेलन में नहीं आए तथा जिन्ना को भी नहीं बुलाया गया। ब्रिटेन के मजदूर दल ने भी अपने को सम्मेलन से अलग रखा। फलस्वरूप सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। फिर भी उसमें भारत के लिए नए संविधान के संबंध में कुछ बातों का निर्णय लिया गया। इस प्रकार देखते हैं कि इन गोलमेज सम्मेलनों से कांग्रेस को व भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।